Dear students, in this video I am going to teach you how the national income can be found and what do you mean by the national income accounting. So there are a lot of numerical problems you will solve. Okay, so how the numerical problems can be solved? So I am giving you some formulas or methods. In the national income total there are three methods. One is the value added method, or it is also called the product method. Value added method or product method. Second method is income method, and third is expenditure method. These all three I had explained you in the circular flow of income. In that there were three phases: production phase, generation of income, and the income phase and expenditure phase. कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री 100 रुपये का प्रोडक्शन करता है तो 100 रुपये का जब वो प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको फैक्टर सर्विसेज हायर करनी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड उसके वैल्यू के बराबर वो इनकम जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वेजेस इनकम और प्रॉफिट इनकम. तो 100 रुपये के बराबर वो इनकम भी जनरेशन करता है. और ये इनकम जितनी डिमांड क्रिएट होती है, इनकम आपको पता है कि ऑटोमेटिकली डिराइव द एक्सपेंडिचर, ये डिमांड को क्रिएट करती है. तो 100 रुपये का खर्च भी यहाँ पर किया जाएगा जो कि अगेन उस प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा. तो इसका मतलब इन तीनों मेथड से जो है वो आपका नेशनल इनकम आप निकाल सकते हैं. वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड को डील करेंगे. व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड? इस मेथड को पहले समझिए आप. इसमें सबसे पहले फॉर्म को लिया जा रहा है, फिर इसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मनी वैल्यू में, नॉट इन क्वांटिटी, मनी वैल्यू लेनी है, एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये हो गया कि सपोज एक रिटेलर 15 रुपये का ब्रेड बेचता है, तो सेलिंग प्राइस तो आपको पता है कि 15 रुपये है, बट कुछ कॉस्ट तो उसने ब्रेड को खरीदने पर भी खर्च किया होगा. तो 12 रुपीज़ में वो उस ब्रेड को खरीदता है. 12 रुपीज़ में जो ब्रेड को खरीदता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको लिखवाया था कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are used either for further production or for resale. तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपये है और सेलिंग प्राइस है उसका 15 रुपये है. तो बताइए कि कितना वैल्यू ऐड वो करता है? 3 रुपये. इट्स वेरी सिंपल, जिसे आप नॉर्मली कहते हैं 3 रुपये सर उसने प्रॉफिट कमाया. तो जो उसने प्रॉफिट कमाया वो उसका गैप था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज वैल्यू एडेड. दैट इज वैल्यू एडेड. इट मीन्स यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया
कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कॉलम नंबर 3 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बिकम वैल्यू एडेड. सो कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 5 का आंसर होगा. अब हम यहाँ पे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को लेंगे. जैसे कि सबसे पहले फॉर्म ए, नंबर ए में ए इज़ अ फार्मर एंड ए इज़ प्रोड्यूसिंग व्हीट इन हिज फार्मिंग लैंड. बट यहाँ पे हम किसी भी एग्जांपल को जब हम इकोनॉमिक्स में समझाते हैं तो कुछ एजम्पशंस हमें ज़रूर लेनी पड़ती है. तो हम ये मान के चलते हैं कि ए जब खेती करता है तो नॉर्मली फार्मर्स को अपने घर से ही वो फैमिली मेम्बर्स को ही खेत पे काम करने के लिए ले जाता है और बीज वगैरह वो पुराने साल के रखता है. तो इसका इनपुट कॉस्ट को हम जीरो एज्यूम करेंगे. क्या एज्यूम करेंगे? इनपुट कॉस्ट को हम जीरो एज्यूम करेंगे कि इसे व्हीट का प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ा. सारा का सारा इम्प्यूटेड कॉस्ट है. इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब जो एस्टिमेट होता है, जो एक्चुअल नहीं होता. तो वो क्या करता है, वो अपने व्हीट को बी के हाथों बेच देता है. सो ए सेल्स 100 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 10 टू बी. बी यहाँ पर मिलर हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, बट हम यहाँ पर मिलर मान के चल रहे हैं, आटा चक्की वाला. तो वो 1000 रुपये का बेचता है. कौन? ए बेचता है किसके हाथों? बी के हाथों 1000 रुपीज़ में. इनपुट कॉस्ट उसका 0 है. ठीक है, इसका मतलब ए कितना अर्न करता है? 1000 रुपये. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड में बी एक मिलर है जो व्हीट खरीदता है ए से और उससे वो आटा तैयार करता है, फ्लोर तैयार करता है और उसको बेचता है. तो सेल्स फ्लोर फॉर 1500 रुपी टू सी. सी इज अ बेकर. तो 1500 रुपये में ये बेचता है. अब बताइए इसका इनपुट कॉस्ट कितना है? क्या बी ने प्रोड्यूस किया है? नहीं, बी ने तो गेहूं खरीदा था और उससे आटा तैयार किया. तो उसका जो मार्जिन मनी है 1500 का, 1000 में उसने खरीदा था, 1500 में बेच रहा है. तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो उसकी अपनी अर्निंग है, वही उसका वैल्यू एडिशन है. तो बी ने कितने में खरीदा था ये से? 1000 रुपये में. बेच कितने में रहा है? 1500 में. सो व्हाट इज द वैल्यू एडेड मेड बाय द बी? 500 रुपी. अब हम आएंगे सी की बात करेंगे. सी इज अ बेकर. सी कौन है? सी इज अ बेकर हु बेक्स द बिस्किट्स और ब्रेड और अदर थिंग्स इन द बेकरी फॉर्म. सो वो बिस्किट को बेक करता है और सेल्स बिस्किट्स, बेकिंग बिस्किट्स टू डी फॉर 2200 रुपी. वो बिस्किट को बेक करके 2200 रुपये में बेचता है डी के हाथों. डी एक रिटेलर हो सकता है यहाँ पर. तो कितने में बेचता है वो? 2200 रुपये में. और ख़रीदा कितने में था इसने? 1500 रुपये में. तो डिफरेंस अमाउंट क्या है? 700 रुपीज़. एंड वाई द डिफरेंस? बिकॉज दिस डिफरेंस इज वैल्यू एडेड मेड बाय द फॉर्म सी. बिकॉज उसने कितने का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा? 2200 रुपये का. और उसने इसको ख़रीदा कितने में था? 1500 रुपये में. तो उसको कितनी अर्निंग हुई? 700 रुपीज़ की. लास्ट में हम लेते हैं रिटेलर. डी सेल्स बिस्किट टू कस्टमर्स. अब वैल्यू एडिशन नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली ये कंज्यूमर के पास जा रहा है. फॉर 3000 रुपी. तो ये कितने में बेचेगा रिटेलर्स को, कस्टमर्स को? 3000 रुपीज़ में.
खरीदा कितने में था? इसने खरीदा कितने में था? 2200 में। तो कितना वैल्यू एडेड करा इसने? 800 रुपीज़। अब एक बात बताइए, इस इकोनॉमी में फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? तो वैल्यू ऑफ बिस्किट कितने की हुई? 3000 रुपीज़ की। वैल्यू ऑफ बिस्किट कितने की हुई है यहाँ पर? 3000 रुपीज़ की। अब आप देखिए, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, all firms are doing the economic activity and they are producing something. So what is the value added made by firm A? 1000. Value added made by firm B? 500. C? 700. And D? Now the question is, what is the total value added made by all the firms? Like A plus B plus C plus D, ये हुआ ना टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ? तो ए का वैल्यू एडिशन है 1000, 500, 700 और 800. नाउ द टोटल वैल्यू एडेड मेड बाय ऑल द फर्म्स इज 3000 रुपी। क्लियर? यानी कि आप देखिए कि देश के अंदर लोगों को ए को 1000 रुपये की इनकम हुई, 500 रुपये की, 700 रुपये की और 800 रुपये की। टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई? 3000 रुपये की। और प्रोडक्ट कितने का बना है? 3000 रुपीज़ का। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है बाय ऑल द फर्म्स वो देश की जीडीपी होती है। क्लियर? जीडीपी होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is produced in an economy during a given year. ये बताया था मैंने आपको बाय ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आया था, जो अल्टीमेट कस्टमर को मिला 3000 रुपये का बिस्किट, वो हुई वैल्यू, सम टोटल है ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स, जिसमें कि एक का 1000, 500, 700 और 800, उसका सम टोटल करेंगे, वैल्यू ऑफ जीडीपी आ जाती है इसमें। ओके।